तो देखिए, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना? 12:45 से 2:15 तक पेपर का जो है ना समय अवधि है। और ये जो पेपर है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो आप देख रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। इससे पहले मैंने जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का पेपर डाला था 24 मार्च का सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना भाई? और ये पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का ही है, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। और पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पूछा जा रहा है कि एक डीलर दो वस्तुएं 100 रुपये 800 रुपये प्रति जो है ना वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों पर समान विक्रय मूल्य अंकित करता है। वह एक को 73% और 37% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर 901 रुपये का लाभ जो है ना अर्जित करता है। यदि वह वाई को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे प्रश्नों के लिए, लेकिन लगेगी कब, ये सबसे पहले जान लीजिए। ये ट्रिक तभी काम करने वाली है जब यहाँ पर आपका जो ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना, इसमें उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। किसका मल्टीपल, ये आप देखिए। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 89 की एकल छूट पर बेचा जाता है ना, वाई का ही पूछ रहा है यहाँ पर। तो 89 की जो छूट पर बेच रहा है, इसका मतलब बेचा कितने में होगा, 11% पर, ठीक है ना। अब 11 का कोई भी फैक्टर आपको 800 के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रिक 100% काम कर जाएगी। तभी लगाना जब आपका यहाँ पर जो है ना सीपी के अंदर मल्टीपल नहीं होना चाहिए आप जितने में बेच रहे हो। 89% की छूट के बाद 11% बचा, मतलब इस पर बेचा जा रहा है, तो आपका 11 का मल्टीपल होना 100% वाजिब है। लेकिन चेक भी ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन को ही चेक करने लग जाओ। चेक करने के पीछे भी एक लॉजिक है। 100 जोड़ के आपको चेक करना होगा। जैसे 36 है तो आपको 136 को चेक करना है कि 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आपको दिख रहा है क्लियरली नहीं हो पाएगा। 136 और 0.5 है तो पॉइंट पॉइंट को आपको भूल जाना है। देख पा रहे हैं कि 5 और 3 8, 6 और एक साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। 37 को आप देख रहे हैं 137 हो जाएगा, जो कि आपको पता चल रहा है क्लियरली कि ये 11 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद में 137 है, तो यहाँ यहाँ पर 37 ही है, 37.5, लेकिन हमें 100 जोड़कर चेक करना है, ठीक है ना भाई, हमेशा याद रखिएगा। तो 100 जोड़ दी, ये हो गया 5 और 3 8, 7 और 1 8। इसका मतलब आपको क्लियरली पता चला कि 11 का मल्टीपल साफ नजर आ रहा है। 100% आपका ट्रिक काम करेगा, लेकिन काम कब करेगा आप मैंने बता दिया है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर इतना, तो आपको इसका मान बताना था। देखिए, जब आपके पास में चर ज़्यादा हो और समीकरण कम हो, आपको पता है आपके पास में ए बी सी तीन चर दिए हुए हैं, लेकिन समीकरण आपके पास में दो ही है। तो जब आपके पास में समीकरण कम हो और चर ज़्यादा हो, तब आपका वैल्यू पुटिंग मेथड काम करता है 101%। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास में जो है ना समीकरण दो और चर ज़्यादा है तो किसी की भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप अपने मन से किसी एक चर की वैल्यू रख सकते हो। और जीरो रखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। तो मैं सी की जगह पर जीरो रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं सी की जगह पर जीरो रखूँगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका भी मान जीरो हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें सी है ही नहीं तो ये बचा रहेगा। यहाँ पर सी रखते ही ये जीरो हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर सी रखते, सी की जगह पे जीरो रखा तो यहाँ पर भी जीरो है। अब ए प्लस बी बराबर क्या बचा, 13, और ए बी बराबर क्या बचा, 4। तो यहाँ पर रख दीजिए, ए बी की जगह पर आप 4 रखोगे और ए प्लस बी जो बचा 13, वो 13 चौक 52 आपका राइट आंसर हुआ। इस प्रकार आप सवाल को बना सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, जो मैथ का पूछा गया था, किसी संख्या को 110% बढ़ाने पर 3570 प्राप्त होती है। तो देखिए 3570 प्राप्त होती है, लेकिन कब होती है 3570 प्राप्त, जब आप 110% बढ़ा देते हैं। 100 तो ऑलरेडी होती है, 110 बढ़ाएंगे तो 210 हो जाएगा टोटल, ठीक है। पूछ रहा है वह संख्या कितनी है, तो संख्या तो 100 मानते हैं ना भाई, शुरुआती संख्या। तो काट कर देख लीजिए, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 3 बार में कट गया, 7 से काटेंगे तो फिर 7 पंजे 35, और 7 से काटेंगे तो एक बार में, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 17 बार में कट रहा है, और 17 का 100 से आप अगर मल्टीपल करते हो तो 1700 आपका राइट आंसर हो जाता है। सवाल नंबर 4 देखिएगा, जो पूछा जा रहा है पेपर में। सवाल नंबर 4 आपको जो है ना पाइप टंकी का आया है। एक पाइप किसी टंकी को 14 मिनट में भर सकता है, तो लिख लेंगे। जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो फटाफट से। आप जानते हैं 14 और 63 का एलसीएम जो है ना 126 हो जाएगा। 14 × 112 14 नाम का 126 होता है, और 63 दूना 126 होता है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो खोला जाएगा एक साथ तो 7 भरेंगे, ठीक है ना भाई। एक तिहाई भाग भरवा रहा है, तो 126 का अगर आप एक तिहाई निकालते हो तो 3 चौक 12, 3 दूना 6। इसको भरने में कितना समय लगेगा 7 की स्पीड से,
तो 7 चंग 42 जो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, 6 मिनट आपको लग जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 था, किन्हीं आंकड़ों का माध्य 46 है और उनकी माध्यिका 61 है, तो आंकड़ों का बहुलक बताना है। बहुलक बराबर आप जानते हैं 3 इंटू माध्यिका होता है और 2 इंटू माध्य होता है। ठीक है ना भाई, 2 इंटू माध्य, ये लो 2 इंटू माध्य। अब आप देखिए, आपको दे रखा है आंकड़ों का जो माध्य दिया हुआ है वो 47 दिया हुआ, मतलब 47 का 2 में गुणा करेंगे तो 94 आ जाएगा। और माध्य का जो है ना 61 दिया हुआ, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो अब आप घटा दीजिए, यहाँ पर 183 में से 94 गए, है ना, तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, और यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं। ठीक है, 89 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में सवाल नंबर 6 जो पूछा गया, सवाल इस प्रकार है कि एक आयताकार पार्क है, ठीक है ना, और आयताकार पार्क में जो विकर्ण दिया हुआ है वो 25 है, मतलब एक समकोण त्रिभुज जानते हैं आप जिसमें विकर्ण आ गया आपके पास में, ठीक है। और उसकी एक भुजा की लंबाई जो है कितनी है, 15 है। ठीक है ना भाई, एक भुजा की लंबाई 15 है, तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं। अब आप देखिए क्या होता है, ट्रिपलेट याद आ रहा है तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, 3 पंजे 15 होता है और 5 शाम 25 होता है, तो 4 का भी 5 में मल्टीपल करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कह रहा परिमाप क्या होता, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना भाई, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना, तो लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना 35 दूना 70 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 देखिए जो पूछा गया था, पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समापवर्ती इतना है। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या उनके एलसीएम और एचसीएम इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, पढ़ते हैं इनको। यहाँ पर देखिए 98304, इसमें आपको 128 का भाग लगाना है, यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। इसके बाद में जो 8 नंबर का सवाल पूछा गया, सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है। 6 और 9 दोनों से नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी नहीं कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ना 18 से 90 तो कट जा रहा है, 18 से 54 भी कट जा रहा है, 18 से 72 भी कट जा रहा है, तो ये तो विभाज्य है। पूछा है विभाज्य नहीं है, तो 45 जो है ना 18 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका राइट आंसर भी यही हो जाता है। सवाल नंबर 9 देखने वाले हैं। किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं के बीच का अंतर 9 सेमी है और उनके बीच की लंबवत दूरी 52 सेमी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 988 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आप समांतर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 भुजाओं का योग और जो है ना उनके बीच की दूरी, आपको सूत्र मालूम होगा। और दूरी आपको यहाँ पर दे रखा है 52। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दिया ही हुआ है 988। ठीक है मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो ये देखिए ये 26 बार में कट जा रहा है, और 26 13 दूना 26, 13 से काटेंगे तो 13 छीके 78, 13 7 91 और 7 13 छीके 78। अगर आप 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 38 बार में। ठीक है, तो आपके पास में भुजाओं का योग आ गया 38। ठीक है ना, भुजाओं का योग आ गया आपके पास में 38, और आपको अंतर दिया हुआ है ये 9। ठीक है ना मेरे भाई, अंतर दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर अगर आपको एक भुजा निकालनी है तो जोड़ के अदा करो, एक निकालनी है तो घटा के अदा करो, आपका आंसर आ जाएगा 23.5 और 14.5। एक बार आप 38 में 9 जोड़ दोगे 47 हो जाएगा, 47 का आधा करोगे तो 23.5 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर 38 में से 9 घटाते हैं तो 29 बचता है, 29 का आप आधा करोगे तो 14.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर जो 10 आया एग्जाम में, सवाल कुछ इस तरह से है, टाइम एंड वर्क का है। देखिए 3 पाइप, अच्छा और टैंक वाला ही है, एक्स वाई जेड है। ठीक है ना, एक्स है वाई है और आपके पास में जेड दिया हुआ है। टैंक जो है 12 है, इसका जो क्षमता है, और ये 15 है और ये 20 है, क्षमता नहीं है टाइम है। ठीक है ना, और तो इनका एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60 हो गया और 15 चौक 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, ये इनका कैपेसिटी निकल कर आ जाता है। कह रहा है कि लेकिन पाइप जेड को टैंक के पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। जेड अपना ये वाला, तो 3 घंटे पहले बंद किया जा रहा है, तो इसकी क्षमता जो है ना 3 है, 3 तिया 9, इसको बंद नहीं होने दो, पूरा काम करवाओ। ठीक है ना, तो 9 हो गया ना, तो 69 अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, टैंक कितने घंटे में भरेगा, अब देख लो, 5 और 4 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, तो 12 की स्पीड से भरना है ना, तो 12 पंजे 60। ठीक है, अब कितना बचा, 9 बचा और 12 बचा। ठीक है ना, तो 5 और 5 घंटा और 9/12 राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट कर दो क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 60 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 और 5 नाम 45, तो 5 घंटा 45 मिनट आपका क्लियरली आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर जो 11 पूछा गया, सवाल नंबर 11 पूछा गया कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है,
120 मीटर लंबी एक ट्रेन पहली ट्रेन के समान दिशा में यात्रा करते हुए 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की आपको चाल बतानी है। तो यहाँ पर देखिए आपको चाल जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटा में आपका बदलते हुए जब 18/5 से गुणा किया गया होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नो का मल्टीपल 100% आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नहीं था और ये भी जो है ना बिल्कुल नहीं था, ये भी बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट क्लियरली आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सवाल नंबर जो 12 देखिए, सवाल नंबर 12 जो है ना कह रहा है कि यदि 2x 3x 12 का चतुर्थानुपाती y है तो y का मान आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर 2x दिया हुआ है, नीचे 3x दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 12 दिया हुआ है और यहाँ y दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप x से x काट गया, यहाँ पर देखिए 2y हुआ और इधर हो गया 12 तिया 36। तो y का मान आपके पास में आ जाएगा, 2 का भाग लगाओगे तो 18 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल अगला देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नंबर 13 कोट में दिया हुआ है आपको 1/√3। तो कोट में 1/√3 जो मान होता है वो होता है कोट 60 का, ठीक है ना भाई। कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3, क्योंकि आप जानते हैं ये जो मान होता है ये मान टेन 30 का होता है। टेन 60 का मान √3 होता है और टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो जो टेन 30 का होगा वो कोट में 60 का मान होगा। तो कोट 60 का मान हो गया 1/√3। तो आपको 60 डिग्री रखना है थीटा की जगह पर। ये मैंने 2 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, ठीक है ना भाई। तो स्क्वायर लगा हुआ तो 3 का ये बन जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 1 लिखा हुआ है प्लस कोस 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का मान होगा और साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर करना है तो 1/4 कर दोगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक 60 का मान वही होगा जो साइन 60 का मान होगा लेकिन उल्टा करके, और साइन 60 होता है √3/2, तो 2/√3 आपका यहाँ मान रखना होगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दो, 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4/3 आपका ये मान हुआ। सेक आपका 60 का मान लेना है आपको और सेक 60 का मान वही होगा जो आपका कोस 60 का मान होगा लेकिन उल्टा। तो कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आपको उल्टा लेना है तो 2 आपका यहाँ पर मान आने वाला है। बस इसको हल करना है, आंसर लाना। अच्छा स्क्वायर दिया हो तो आप यहाँ पर 2 की जगह पे 4 लिख दो भाई, ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पर आप करोगे तो 4 दूना 8 में से 3 गया तो 5/4 बच गया ऊपर, ठीक है ना। और नीचे देखिए 4 एकम 4 और एक 5/4, तो नीचे हो गया 5/4, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए 4 × 3 = 12 और 12 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो बचता है माइनस का 8/3, ठीक है। तो नीचे 3 आना चाहिए और आंसर तो जो है ना वो आने वाला है कैसे, देखिए 5/4 में 5/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करना, ठीक है ना। वीडियो लंबा बनता है, कैलकुलेट कर लेना आप भाई। 5/4 लिखा हुआ है, 5/4 लिखा हुआ है और इधर आपका ये जो आया है वो माइनस का 8/3 आया है। चलो करके ही देखते हैं, 5/4 और 5/4 ऐसे था 5/4 और ऊपर जाएगा 5/4, 5/4 था ना, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर था अपने पास में यहाँ पे माइनस का 8 था शायद और 3 था। 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो ये तो एक बार में कट जाएगा इधर से, फिर 8/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5/3, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। इसके बाद में देखिए जो सवाल नंबर 13 था आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक तो वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। इसके बाद में जो सवाल नंबर 15 है, अगला सवाल देखिए एज से संबंधित आया। 15वां सवाल है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु की जो संख्यात्मक गुणनफल है वो 525 था। पिता की वर्तमान आयु आप ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी वर्तमान आयु दिया है, वर्तमान ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही उठाकर कीजिए। अगर पिता 40 साल के हैं तो बेटे को 20 साल का होना पड़ेगा, तभी इनका योग जो है ना वर्तमान में 60 है। 5 वर्ष पूर्व जो है ना ये 15 का रहा होगा और ये 35 का रहा होगा। चेक कर लीजिए गुणनफल अगर 525 आता है तो राइट हो जाएगा। फिलहाल आपका यही राइट आंसर, तो 100% आएगा भी सही इनका गुणनफल 525। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए, 16 में पूछा जा रहा है यदि 9a7b 55 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान आपको बताना है। देखिए अगर ये 55 से विभाज्य, इसका मतलब 11 से मल्टीपल जरूर रहा होगा 9a7b, ठीक है ना। a प्लस बी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी का मान, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 राइट आंसर है, तो जैसे अगर मैं इसको जो है 1 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाता है और 9 और 7 16 हो जाता है। तो 16 में से 5 बचता है तो 11 आता है आंसर। तो यहाँ पर अपना ये जो ऑप्शन है वो फिट मैच भी कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इजीली बन जाता है सवाल। सवाल नंबर 17 देखिए,
और सवाल नंबर 17 में आपके पास में कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन करना है। 120 में से अगर आप 12 घटा देते हो तो 108 बचता है, ठीक है। 108 में यहाँ पर देखिए आप 12 12 का भाग देखिए 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आएगा, और 12 का भाग फिर से लगाना है 108 में तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 12 प्लस 7 है तो 9 और 7 16, 16 में से भी अगर आपको 12 घटाना है तो 4 बच जाएगा। ऊपर आपका 4 बच रहा है। यहाँ पर आप देखिए जैसे आप ब्रैकेट आप हल करोगे तो 24 आएगा, 24 में अगर आप 12 का भाग लगाते हैं तो 2 आता है। यहाँ पर ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 60 में अगर आप 10 का भाग लगाते हो तो 6 बार जाता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर आपका 6 में से 2 जाता है तो 4 आता है, और 4 में 4 का भाग 1 बार चला जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है, आपका एक राइट आंसर हुआ। सवाल नंबर 18 देखोगे। सवाल नंबर 18 भी जो है सिंप्लीफिकेशन का है। लास्ट में आपको देखिए 20/2 दिया हुआ है, मतलब 10 से गुणा होना था। अगर इसमें एक ही सवाल एक ही उत्तर के पीछे अगर 0 होता तो मैं उसको टिक कर देता, लेकिन अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें सिंप्लीफिकेशन है तो आपको जोड़ गुणा बाकी भाग करना है। 3 8 24 और 18 दूना 36, ठीक है। प्लस करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे 8 का गुणा 76 में करोगे, ठीक है ना, और फिर भाग करना है, लास्ट में 10 से गुणा करना है। तो ऐसे कर लोगे इसको। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 10 सॉरी सी है। सवाल नंबर 19 देखिए। पूछा गया कि एक व्यापारी मसाले को 15% की लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से बाट पर लिखे वजन से 14% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक अंकित कीजिए। ठीक है, तो अब आप इसमें निकटतम बोला है तो आप इसमें कुछ भी लगा नहीं सकते हैं, अपना दिमाग कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। लेकिन आपसे एक फ़ायदा हुआ है, इसमें प्रतिशत में पूछा है तो आपको कुछ भी फिक्स वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है। सीधा आप 14 और 15 को जोड़ दीजिए, 29 हो गया, और 14% जो ये कम वज़न कर रहा है इसको घटा दीजिए 100 में से तो 86 बचेगा, और गुणा 100 कर दीजिए। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका लगभग में जो आंसर आएगा आपका 34% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर का जो सवाल है। सवाल नंबर 20 आता है कि मिस्टर जॉन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। शेष आय का 40% खरीदारी परिवहन पर मिलाकर खर्च करते हैं, बाकी का 20% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करते हैं। यदि इन सभी व्ययों के बाद में 23,040 बचते हैं तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हम मासिक आय मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, 20% भोजन और बच्चों की शिक्षा पर 20%, तो 40% ही खर्च कर रहे हैं तो 60% यहाँ से बच रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बचाते हैं तो बचाते के बराबर करेंगे, 40% यहाँ हो गया तो 60 बचा ना। इसके बाद में शेष आय का 40% यहाँ खर्च हो रहा है तो यहाँ पर भी 60% बच रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए 20% यहाँ व्यय कर रहे हैं तो फिर बचेगा कितना, 80% बचेगा, और यहाँ बचा रहे हैं ना टोटल जो 23 0 40 के बराबर कर दी। काट सकते हैं आप, यहाँ से 0 0 कट ही रहा है, और अगर आप 2 से काट दें तो 3 बार, 2 से काटते हैं तो 5 बार, 2 से काट दें तो 3 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे तो 5 बार, ठीक है ना। 5 हम 25 पंजे 125 हो गया, इधर 3 3 9 चौका 36 6 हो गया। तो 36 x बराबर ये इधर दिया ही हुआ है 23 0 40 गुणा 125। अगर आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 36 का भाग लगाना इसके अंदर, ठीक है ना भाई, और काटापीटी करोगे तो आपका फाइनल आंसर 8,000 पर टिक हो जा सॉरी 8,000 नहीं है, 80,000 है, ये यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 21 देखते हैं। और सवाल कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, एक तिहाई, मान लीजिए किसी संख्या के एक तिहाई में 25 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक तिहाई में अगर आप 25 जोड़ रहे हो तो 100 प्राप्त होता है, मूल संख्या के अंकों का योग, ठीक है ना। एक तिहाई में अगर आप किसी संख्या के एक तिहाई में 25 जोड़ रहे हो ना तो 100 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। मूल संख्या के अंकों का योग हमें पता करना है। पहले मूल संख्या हम पता कर लेंगे, यहाँ से इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 75, और 75 में अगर आप 3 का गुना करते हो तो 75 इंटू 3 जैसे ही आप करोगे तो 3 पंजे 15, और 3 7 21 और 1 22। अब आप इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 और 2 9, क्योंकि आपसे अंकों का योग पूछा था तो 9 आपका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर जो 22 देखा जा रहा है, पूछा गया क्या है। सवाल नंबर देखिए 22 पूछा गया कि ललित अपने खाते में 42,000 जमा करता है, जहां 20% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। 1 वर्ष बाद उसके खाते में कुल राशि। देखिए अर्धवार्षिक है तो दर का आप आधा करोगे, 10% आपका दर हो जाएगा, इसका मतलब 10 से 11 हो रहा है। 2 साल हो जाएगा, समय का डबल हो जाता है तो फिर से 10 से 11 हो जाएगा। 10 दाई 100 हो जाएगा, और 100 बराबर आपको इतना दिया हुआ है तो 2 जीरो काटेंगे तो 420 आ रहा है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर देखिए 11 11 121 हो जाएगा, 121 का आपको वैल्यू चाहिए तो जीरो तो आएगा ही सही, और फिर 121 दूना 242 होता है, लास्ट में 20 किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है। सवाल नंबर जो 23 पूछा गया वो देखते हैं किस प्रकार का सवाल आया था। यहाँ पर ये पूछा गया सवाल देखिए, सॉरी कौन सा आ गया, इस सवाल कौन सा था, 22 के बाद में 23 सवाल है। और सवाल देखिए, आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर दे रखा है आपको। आयुषी और जो निधि है ना, उनकी आयु में अंतर दिया हुआ 21,
वर्तमान से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 83 था। तो आयुषी और निधि की जो आयु का योगफल था वो 83 था, लेकिन ये 5 वर्ष पहले था। तो वर्तमान में आने के लिए दोनों का 5-5 10 जोड़ दीजिए तो 93 हो जाएगा। क्योंकि 83 है वर्तमान में आने के लिए, 5 वर्ष पहले की थी ये योग 83, तो वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग हैं। तो अब आपको देखिए बड़े का निकालना है तो जोड़ के आधा, मतलब आयुषी अगर बड़ी है तो जोड़ के आधा कर दीजिए। निधि की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा, यहाँ पर तो कंडीशन भी दिया है, यदि आयुषी जो है निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु बतानी है, और निधि की वर्तमान आयु कब निकलेगी, जब आप घटाकर आधा कर दोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 में से अगर यहाँ पे जैसे बड़े में से छोटा घटा देते, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। घटा के आधा करना है तो 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 24 देखिए, जो पूछा जा रहा था इसमें पेपर के अकॉर्डिंग ही है पूरा का पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितनी राशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 720 रुपये प्राप्त होगी। तो मूलधन निकालना है। तो देखिए आप, जैसे आप जानते हैं पीआरटी आपका फॉर्मूला होता है, पीआरटी अपॉन 100, ठीक है ना, ब्याज का। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ब्याज वो 720 रुपये दिया हुआ है, ठीक है ना। और पी आपको निकालना ही है, आर की जगह आपको 8% दिया हुआ है, समय की जगह 3 दिया हुआ है। तो 8 से काटोगे 9 बार में कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 30 है और इधर 2 जीरो और लगाना, इधर गुणा करेंगे तो 3000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको क्लियरली दिख रहा है। सवाल नंबर 25, 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप होता है 3a, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, बराबर आपको दिया हुआ है 900, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर बराबर देखिए 900 में अगर आप 4 का गुणा करोगे ये √3a इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो इधर ए बच गया। अब आपका ए का मान निकलेगा तो वो इस प्रकार निकलेगा 9 चौका 36, 3600, और जो कि 60 का स्क्वायर होता है तो 60 बार निकलेगा। लेकिन इसके ऊपर जो √3 है इसके ऊपर आपका रूट रह जाएगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 बार रूट होता है तो वो 3 की घात 1/4 बन जाता है, ठीक है ना। तो 3 की घात 1/4 बन गया, जो कि आपका ए का मान ये वाला आ गया है, ठीक है। अब आपको तो परिमाप चाहिए, आप इसको याद रखिए, ए का मान 60/3 की घात 1/4 आया है। तो आपको 3a का मान चाहिए, और a का मान आपके पास में आया है जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर 3a चाहिए ना, तो a का मान आपके पास में जो आया वो इस प्रकार था, इस 60 बटा, और जो यहाँ पर आया था 3 की घात 1/4। तो यहाँ पर देखिए इसका भाग अगर आप इसमें लगाते हैं तो 3 की घात 1, और भाग लगाने का मतलब जैसे 3 की घात 1/4 में अगर आप 3 की घात 1 का भाग लगाते हो तो बच जाता है 3 की घात 3/4, क्योंकि घट जाते हैं ना, भाग में घाते घट जाती है, तो आप घटाओगे यहाँ पर इस प्रकार, 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 बचेगा। तो 3/4 बचेगा, इसका मतलब आपको 3 का क्यूब करके चौथा मूल निकालना है, तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और चौथा मूल निकालना है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। इस प्रकार आप सवाल को हल कर सकते हैं। और ये था 25 का 25 क्वेश्चन जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में पूछा गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।